ऑनलाइन बैठे हैं ये। चलो स्टार्ट करें। कोई कंफर्म करो यार, मीटिंग मीटिंग से आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है। क्या डिस्कस हुआ था लास्ट में? कौन सा सिचुएशन, कौन सा प्रोग्राम? ये देख लिया था ना? ठीक है, दिस वी नीड टू डिस्कस। अभी यहाँ से शुरुआत करनी है ना? क्या है इसमें? इंपोर्टिंग मॉड्यूल मल्टीपल टाइम्स। एक मॉड्यूल को जो है एक से ज्यादा बार अगर इंपोर्ट किया तो क्या होगा और क्यों करना है एक से ज्यादा बार इंपोर्ट, उस पर चर्चा करना है। फाइन। वंस अ मॉड्यूल हैज बीन इंपोर्टेड, then what is the need of importing it again, and if we import it again then what will happen, that we need to see. तो इसीलिए एक कोड यहाँ बनाया। इस कोड में अगर मैं देखूं तो मैंने दो मॉड्यूल्स जो है वो इंपोर्ट किए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ तो खैर हाल फिलहाल मुझे अभी इस कोड में इन दोनों की आवश्यकता नहीं दिख रही है। MOD 002 has been imported once, then it is imported the other one more time after that. इसको मैं डीबग करके देखूंगा यार, डीबग से इसका बिहेवियर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मल्टीपल टाइम्स इंपोर्टिंग करते हैं तो क्या होता है। तो डीबग करने गए, सबसे पहला स्टेटमेंट ही इंपोर्ट है। और ध्यान दिया करो, जब डीबग में इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के साथ में जो कंट्रोल है डीबगर का, ये वहां जाता है उस मॉड्यूल के अंदर और वहां से ऑब्जेक्ट उठा के लाता है जिसको इसको इंपोर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर करूँ स्टेप इनटू, तो स्टेप इनटू करने पर ये डायरेक्टली जाएगा उस मॉड्यूल पे जिसको आप इंपोर्ट कर दो, राइट। तो PGM 004E के अंदर MOD 002.py, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू इंपोर्ट हियर। उसके बाद में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और आई को इंपोर्ट करके ले आया। और फिर हमने प्रिंट किया MOD 002.i, तो ये है ही हमारे पास चूंकि, इसलिए इसकी वैल्यू 0 जो है वो प्रिंट हो गई टर्मिनल पे। एंड देन वी आर ट्राइंग टू इंपोर्ट इट अगेन। यहाँ देखना है कि क्या होगा। जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो आई ऑब्जर्व दैट नथिंग हैपेंड हियर। अभी पिछला इंपोर्ट हमारे सामने चला है, उससे इसको कंपेयर कर लो इस इंपोर्ट को, तो आप ये पाओगे कि पिछली बार बताया जब पहली बार इंपोर्ट हो रहा था तो वो उस मॉड्यूल के पास गया, उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उठाकर वो लाया। परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ के पीछे की स्टोरी ये है कि वो मॉड्यूल जो ऑलरेडी पहले इंपोर्ट हो चुका है वो दूसरी बार इंपोर्ट नहीं हुआ। सिस्टम में इंटरप्रेटर ने चेक किया, ये चेक किया कि दिस मॉड्यूल MOD 002 is already available with the program, so it is not going to import it again. Fine.
इसीलिए अब यहाँ पे एक बार के बाद में 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार जितनी बार भी इंपोर्ट लगाते चले जाओ उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। फाइन, फिर प्रिंट करोगे तो शून्य ही आएगा। अब ये तो समझ में आ गई बात कि अगर मान लो कि मल्टीपल टाइम्स एक ही मॉड्यूल को इंपोर्ट किया तो पहली बार में तो इंपोर्ट होगा लेकिन दूसरी बार से नहीं होगा। अब बात आती है कि मल्टीपल टाइम्स इंपोर्ट करने की जरूरत कहां पड़ सकती है, वो हम समझेंगे। अब अगर मानिए कि मैंने यहाँ पर सपोज इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहीं स्टार्ट किया होता और ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहीं इन बिटवीन होता, एक इंपोर्ट चल चुका होता और हम प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट में होते और दूसरे इंपोर्ट के पहले मान लो कि आपके उस मॉड्यूल एमओडी 002 में सपोज कोई बदलाव हो जाता, जैसे आपने इंपोर्ट किया है और जैसे आप इंपोर्ट करना चाहते हो दोनों एक ही उसी की बात चल रही, राइट। तो उसमें अगर मान लो कि कोई बदलाव हो जाते हैं, आई की वैल्यू 0 थी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इन बिटवीन 10, फाइन, और फिर हम इसके ऊपर इंपोर्ट अटेम्प्ट करते, तो चूंकि हम जानते हैं कि ये इंपोर्ट दूसरी बार करने की कोशिश की जा रही है इस प्रोग्राम से, पहली बार नहीं, इसीलिए हमने अभी जो कहा था इसके पीछे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है तो दूसरी बार इंपोर्ट नहीं होगा। इसका जस्टिफिकेशन ऐसे मिल जाता है कि जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है नीचे 0, तो पिछले इंपोर्ट में जो वैल्यू वो लेके आया था आई की, वही वैल्यू आपको यहाँ पे फिर से मिलेगी। तो दिस आल्सो जस्टिफाइज दैट कि वापस से इंपोर्टिंग नहीं हुई है, जो पहली बार में इंपोर्ट होके आई की वैल्यू आई थी वही इसने फिर से प्रिंट करी, राइट। गोइंग अहेड, अब अगर मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो क्या आएगा, 10 आना चाहिए, पहली बार में इंपोर्ट होगा और वहां अपडेटेड वैल्यू क्या रखी है 10 रखी है, तो वो 10 ही आएगी और वो आएगी 2 बार, पहली बार में 10 दूसरी बार में भी 10, जो बिहेवियर पहले था 0 के साथ वही बिहेवियर वापस आ गया इसके साथ, फाइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन बिटवीन दी एग्जीक्यूशन आपके इंपोर्टेड मॉड्यूल में अगर कोई बदलाव आ गया तो बदलाव जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा अगर आप दूसरी बार तीसरी बार इंपोर्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। अब प्रश्न ये आता है कि अगर मान लो कि मुझे हमेशा अपडेटेड मॉड्यूल ही मेरे प्रोग्राम में चाहिए, मतलब अगर इन बिटवीन वो मॉड्यूल अगर अपडेट हुआ है जैसे हमने इंपोर्ट किया था तो मैं चाहता हूं कि वो अपडेशन जो है मेरे प्रोग्राम को मिल जाए, या फिर मैं सेकंड टाइम जब इंपोर्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं तो देयर माइट बी सम लॉजिक बिहाइंड इट और रिक्वायरमेंट बिहाइंड इट कि वाकई में रिक्वायरमेंट है कि वहां पर जो अपडेशंस हुए हैं वो मेरे प्रोग्राम को मिले और अपडेटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ में मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ूं, तो मैं एक्चुअली उस मॉड्यूल को वापस इंपोर्ट करना चाहता हूं जस्ट टू मेक एंश्योर दैट कि उन ऑब्जेक्ट्स में अगर कोई बदलाव हुआ हो तो वो बदलाव मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा करने का इलाज क्या है, क्योंकि इस तरीके से तो वो काम नहीं हो पा रहा है, राइट। तो अब मुझे अगर अपडेटेड ऑब्जेक्ट्स चाहिए ही तो आई नीड टू गो अहेड विथ अ डिफरेंट लॉजिक एंड दैट लॉजिक इज व्हाट यू कॉल रीलोडिंग द मॉड्यूल। उस लॉजिक को क्या कहा जाता है, रीलोडिंग, फाइन। अब रीलोडिंग में क्या करना पड़ता है, रीलोडिंग में पहली बार ये वाला मॉड्यूल आपको लगेगा इंपोर्ट लेग, ठीक है। इसके अंदर देयर इज अ मेथड एंड दैट मेथड इज रीलोड, वो रीलोड हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। बाकी प्रोग्राम यथावत है एज इट इज। इंपोर्ट एमओडी 002 पहली बार चलाया तो आपके पास में वो आई की पहली वैल्यू आ जाएगी, अगर वो 0 है तो 0 आ जाएगी, ठीक है। इन बिटवीन इन दोनों स्टेटमेंट के ठीक बाद मैं वहां पे अटेम्प्ट करूंगा कि उस मॉड्यूल के अंदर कोई बदलाव आ जाए और उसके बाद फिर वापस यहाँ आऊंगा और इंस्टेड ऑफ रनिंग इंपोर्ट ऑन एमओडी 002 आई विल रन रीलोड ऑन एमओडी 002, ठीक है। इंपोर्ट लिब डॉट रीलोड और रीलोड किसको करूंगा, एमओडी 002। तो आप इस बात को समझो कि हम इससे इंपोर्ट पहले कर चुके हैं तो अब की बार ये रीलोड होगा, इंपोर्टेड तो पहले से ही है, क्या होगा, रीलोड होगा। रीलोडिंग का मतलब ये होता है कि इंटरप्रेटर को पता है कि ये चीज पहले से मेरे पास है लेकिन इसका नया वर्जन जो है वो आकर पुराने वर्जन को रिप्लेस कर, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर अगली बार अगर आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो अपडेटेड वैल्यू आनी चाहिए। सिस की अभी मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेट्स गो अहेड, लेट्स सी मॉडल हैपनिंग। यहाँ डिबगिंग शुरू करी, आगे बढ़े, पहला मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट लिब, उसके बाद में
दूसरा मॉड्यूल इंपोर्ट किया यूजिंग द ट्रेडिशनल वे, सारे ऑब्जेक्ट्स इसके पास आ गए, प्रिंटिंग हुई, 0 प्रिंट हुआ, ठीक है। इसके बाद वहां गए उस मॉड्यूल में जिससे इंपोर्ट किया था, और आई की वैल्यू जो है उस दरमियान क्या हो गई, बदल गई, वो 0 से 10 हो गई, ठीक है। इस दौरान वो डिबगिंग तो चली रही थी, वेयर इज द डिबगिंग, हियर इट इज, वो डिबगिंग तो चली रही थी और उस डिबगिंग को आगे ले गए, रीलोड चलाया, जैसे ही रीलोड चलाया, लुक एट दिस, हाँ, द कंट्रोल अगेन वेंट टू दैट मॉड्यूल टू रीलोड द थिंग्स, फाइन, रीलोडिंग हुई, यहाँ देखोगे आई की वैल्यू 10 वहां लोड हो गई, इवन अगर कुछ नए फंक्शन से नए ऑब्जेक्ट्स अगर जोड़ दिए गए होते तो वो भी इस बार लोड हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट में जो भी आपने जोड़ घटाव किया, अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हटाए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स नए डाले हैं मॉड्यूल के अंदर, इंपोर्टेंट मॉड्यूल के अंदर, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन उसका आ जाएगा, फाइन, वेंट अहेड, प्रिंटेड वैल्यू ऑफ आई अगेन एंड वी गॉट द अपडेटेड वैल्यू व्हिच इज 10, ठीक है। तो दिस वे दैट सिचुएशन गॉट रेक्टिफाइड, इस तरीके से वो सिचुएशन जो है वो सॉल्व हो गई। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो रिक्वायरमेंट जो है इस तरीके से सॉल्व की जा सकती है, बजाय इंपोर्ट करने के ऐसे क्या करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा। हाँ, और यदि सिस्टम डिफाइंड मॉडल के अंदर चेंजेस करके, सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल में आप अव्वल तो चेंज क्यों करेंगे, पहला लॉजिक है, राइट। अगर करेंगे तो भी ये काम कर जाएगा, अगर अगर वो मॉड्यूल पे वही बात आ रही है, अगर वो मॉड्यूल जो है नॉन बिल्ट इन है तो जिसका आप चेंज कर पा रहे हैं, तो ये नॉन बिल्ट इन मॉडल चलेगा, इंपोर्टेड लाइव, कौन सा सर ये नॉन लाइव मॉडल हो सकती है, इंपोर्ट लाइब्रेरी देख लो, उसमें है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है इसको देखना कि नॉन बिल्ट इन है या बिल्ट इन है, कैसे चेक कर सकते हैं इसको, सर वो सिस डॉट ये इसका बिल्ट इन इंपोर्ट होता है सर, तो याद नहीं फाइल से देख सकते हैं, अरे फाइल से देख लो ना, पाथ ला रहा है कि नहीं ला रहा है, पाथ ले आओ, कहानी खत्म। सबसे आखिरी में प्रिंट इंपोर्ट liv डॉट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर चलाओ, अगर ये एक पाथ ले आता है तो इसका मतलब ये ले आया पाथ तुम्हारा, तो अगर ये पाथ ले आता है जो लेके आ गया इसका मतलब ये है कि नॉन बिल्ट इन सिस्टम में कहीं लोकल ड्राइव से वो पड़ा होगा। सर ये डायरेक्ट उसमें अपन जैसे जा रहा है यूजर डिफाइंड मॉडल में जाते हैं, वापस जाता है उसका मॉडल के अंदर फाइल के अंदर, फिर वहां से इंपोर्ट लाता है, दिखाता है आपको डीबग में, लेकिन इस टाइम पे उसने दिखाया नहीं, किस टाइम पे, अभी मैंने जो इंपोर्ट किया है नॉन बिल्ट मॉडल, इसमें दिखाया नहीं, इसमें डायरेक्ट इसमें हो सकता है गुरु, मैं भी एक बार ऑब्जर्व कर लेता हूँ ये, हाँ तो हो सकता है सिस्टम डिफाइंड को डायरेक्ट इंपोर्ट करके लेते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। हालांकि उस समय मैंने जानबूझ के एक चीज और करी थी कि मैंने स्टेप इनटू की बजाय मैंने स्टेप ओवर किया। स्टेप ओवर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर नहीं जाना, फटाफट उसको एग्जीक्यूट करो, आगे बढ़ जाओ। जैसे मैं इंपोर्ट एमओडी 00 के ऊपर मैं स्टेप ओवर करूं तो प्रोबेबली वी माइट सी समथिंग एल्स, ये तो वो पीछे की प्रोसेस तो चली है लेकिन वो हमने उसको इग्नोर करवा दिया, उसको एग्जीक्यूट करवा दिया एक बार स्टेटमेंट। तो हो सकता है शायद कि सिस्टम डिफाइंड जो मॉड्यूल्स होते हैं प्रोबेबली उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट स्टेप ओवर ही चलता होगा। फाइन, क्यों चलता होगा स्टेप ओवर? बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो मॉड्यूल्स जो है वो काफी बड़े होते होंगे, उनमें फंक्शन बहुत ज्यादा है, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शायद कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से भी हो, तो बैड। ठीक है बेटा, तो दिस वे द सिचुएशन कैन बी सॉल्व, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रीलोडिंग अ मॉड्यूल, इसे रीलोडिंग कहा जाता है। आगे जा रहे हैं, क्या करने वाला है इसमें, वी आर गोइंग टू ट्राई टू इंपोर्ट मॉड्यूल विद सेम नेम फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, दो अलग अलग लोकेशंस है लेकिन मॉड्यूल का नाम जो है वो क्या है, सेम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मैं pgm001 नाम की मेरी एक डायरेक्टरी है और pgm002 नाम की डायरेक्टरी है, दोनों ही डायरेक्टरीज के अंदर मेरे पास mod003 नाम के मॉड्यूल्स हैं। ये मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ, ये pgm001, ये mod003, इसके अंदर आई की वैल्यू क्या है 5 और 002 के अंदर जो आई की वैल्यू है दैट इज 10।
ठीक है, मैं इन दोनों मॉड्यूल्स को कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास वो इंपोर्ट होके आ जाए। ठीक है, दोनों मॉड्यूल्स चाहिए मुझे, वो वाला भी चाहिए, वो वाला भी चाहिए। तो सिचुएशन कैसी हो गई, दो अलग अलग फोल्डर्स हैं और दोनों फोल्डर्स में रखे हुए मॉड्यूल्स के नाम सेम, दैट आई एम ट्राइंग टू इंपोर्ट हियर। तो पहले मैंने एक काम किया, वो ये है कि चूंकि यहाँ पर MOD 003 जो मुझे चाहिए, दैट इज नॉट ऑफ द करंट डायरेक्टरी। वैसे यहाँ बनाया क्यों है, ये भी एक देखने वाली बात है। जस्ट अ मिनट। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट करने की MOD 003 को, और चूंकि वो करंट डायरेक्टरी में कहीं भी रिसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे जो करना पड़ेगा वो ये है कि मुझे sys.path लिस्ट के अंदर, जैसा मैंने कल आपको बताया था, मुझे वो डायरेक्टरी जो है वो अपेंड करवानी पड़ेगी या इंसर्ट करवानी पड़ेगी जहां से मैं उस मॉड्यूल को लाना चाहता हूँ। फाइन, तो इसीलिए सबसे पहले स्टेप पे इंपोर्ट किया sys को, दूसरी स्टेप पे sys.path लिस्ट के अंदर इंसर्ट किया हमने पहले पाथ को, पहला वो जो लोकेशन है जहां से मुझे उस मॉड्यूल को लाना है, राइट। तो PGM 001 इज दैट फोल्डर। फिर मैंने इंपोर्ट किया MOD 003। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, पहली पोजीशन 0th इंडेक्स पे मैंने उस पाथ को सेट किया हुआ है, तो उसके अंदर से MOD 003 आ जाएगा। और फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं ये MOD 003 को भी प्रिंट करवा रहे हैं, MOD 003.i को प्रिंट करवा रहे हैं, जो शायद प्रिंट करेगा 5, क्योंकि पहली वैल्यू 5 थी वहां पे, और प्लस वो पाथ, उसको हम चेक कर रहे हैं कि वो जो वैल्यू है या वो जो मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल हमें किस लोकेशन पर मिले। ठीक है, दिस टू वी आर ट्राइंग टू प्रिंट। तो ये तो एक स्ट्रेट अवे सिचुएशन है, इसको जब एग्जीक्यूट किया तो विल गेट दिस रिजल्ट्स। हियर इज द वैल्यू 5 एंड द पाथ दैट वी सेट देयर। ये वही पाथ है जो ऊपर हम लोगों ने sys.path.insert में दिया था, PGM 001 के अंदर MOD 003.p1। तो ये एक्सपेक्टेड था, पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने कहा था कि मुझे एक्चुअली एक नहीं, इस प्रोग्राम के अंदर कितने, 2 इंपोर्ट्स चलाने हैं। एक तो हो गया, एक और चलाना है, और 2 इंपोर्ट्स में क्या करना है अब मुझे, अब यही काम मुझे PGM 002 के साथ भी करना है। इसके अंदर भी सेम नाम का एक और मॉड्यूल रखा हुआ है MOD 003, उसे वहां से इंपोर्ट करके ला रहा हूं, और उसके लिए भी सेम सिचुएशन, सेम प्रोसीजर। ठीक, ये जो स्टेटमेंट है मेरा, ये स्टेटमेंट क्या करेगा पहले तो ये बताओ। sys.path को चेंज कर देगा। sys.path को कैसे चेंज करेगा, 0th इंडेक्स पे नया पाथ आ जाएगा, उसके बाद इंपोर्ट अटेम्प्ट होगा, और इंपोर्ट अटेम्प्ट जो है फिर से MOD 003 के लिए ही हो रहा है, और शायद sys.path की जो पहली पोजीशन है उसमें हमें PGM 002 के करस्पॉन्डिंग रखा हुआ MOD 003 मिलना चाहिए, और उसमें फिर आई की जो वैल्यू है जो शायद 10 है, वो यहाँ पे आनी चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन है हमारी इस सिचुएशन से या इस प्रोग्राम से। पर जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो एग्जीक्यूशन पे आई एम नॉट ऑब्जर्विंग और फाइंडिंग दैट रिजल्ट, आई एम फाइंडिंग दैट आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट बोथ द टाइम्स, 5 एंड द फर्स्ट पाथ फॉलोड बाय 5 एंड द फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ पता नहीं कहां गया। इस कोड को डिबग करके मुझे दरअसल ये देखना है कि ये जो sys.path में जो नई एंट्री दी थी हमने, वो दी है या नहीं दी है ना, और इंपोर्ट जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं नहीं कर, दैट आई नीड टू सी। मतलब इस प्रोग्राम को जब डिबग करेंगे तो एक एक स्टेप का बिहेवियर ठीक से मुझे समझ में आएगा कि आखिर इस प्रोग्राम ने ऐसा क्यों बिहेव किया। फाइन, तो इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिबग दिस, एंड ड्यूरिंग डिबगिंग नाउ यू विल फाइंड दैट ये मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया हुआ था, तो इसीलिए इसने पहला और दूसरा स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया है, और तीसरे स्टेटमेंट पे हम रुक गए। 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं ऊपर, क्या ना, घबराना मत। तो sys इंपोर्ट हो चुका है और sys.path.insert ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, इसके एग्जीक्यूशन का मतलब ये हो गया कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम sys.path
की वैल्यू अगर प्रिंट करवाते हैं तो उस दौरान आई विल ऑब्जर्व दैट लुक एट दिस पोजीशन फर्स्ट वन है ना, D ड्राइव एंड द फोल्डर नेम इज PGM001। जो हमने इंसर्शन चाहा था वो इंसर्शन यहाँ पर बढ़िया हो गया है, और हमें पता है उसके अंदर एक MOD003 करके एक फोल्डर है, मॉड्यूल है सॉरी, वो मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट भी हो जाएगा। ये हो रहा है इंपोर्ट, देखो है ना, इंपोर्टिंग के लिए गए उस मॉड्यूल के अंदर, वो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इंपोर्ट होके आया, और इसीलिए जब प्रिंटिंग हुई तो इस तरह से प्रिंटिंग यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। इसके लिए आई नीड टू सी द टर्मिनल, और टर्मिनल पे आई ऑब्जर्व दैट 5 आ गया और वो पाथ आ गया, ठीक है। इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस इंसर्ट। जैसे ही लिस्ट में एक नया इंसर्ट चलाया, दैट आई नीड टू अगेन चेक वेदर इट वर्कड और नॉट। तो sys डॉट पाथ की अब जो अपडेटेड वैल्यू है दैट वी वांट टू सी, और अपडेटेड वैल्यू जो है यहाँ पर हमें बता रही है कि PGM002 पहली पोजीशन पे आ चुका है, मतलब दिस sys डॉट पाथ डॉट इंसर्ट वर्क वेल, इसमें कोई समस्या नहीं है, राइट। नाउ इट्स टाइम टू इंपोर्ट द मॉड्यूल अगेन, और मैं स्टेप ओवर नहीं कर रहा हूँ, स्टेप इनटू ही कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेप इनटू चलाया और मैंने पाया कि इंपोर्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या फिर ये कहें कि MOD003 जो है वो इंपोर्ट नहीं हुआ फ्रॉम दैट पाथ, PGM002 से वो लेकर नहीं आया उसको। तो आप सब कुछ सही कर रहे हो, है ना, लॉजिकली एवरीथिंग इज गुड हियर। और अगर वो उसको नहीं लेके आया है, इसका मतलब ये हो गया कि MOD003 की अब नई परिभाषा इस प्रोग्राम के पास नहीं है, इसके पास में वही डेफिनेशन है जो पुरानी वाली थी, क्योंकि इसने फिर से तो इंपोर्ट किया है। तो इसीलिए अब जब उसने प्रिंटिंग करी तो प्रिंटिंग पे उसने वही प्रिंट कर दिया जो उसने पहले प्रिंट किया था, तो इसीलिए उसने वापस से क्या प्रिंट किया, 5 इन द सेम पाथ, ठीक है। तो इन दिस प्रोग्राम everything was good, everything was fine except this statement, and that statement is importing MOD003, right। तो यार इंटरप्रेटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने sys डॉट पाथ में पहले क्या दिया था बाद में क्या किया। इंटरप्रेटर तो ऐसा देखता है कि अगर तुमने एक नाम MOD003 पहले इंपोर्ट कर लिया है तो वो वापस से उसको इंपोर्ट करने नहीं देगा। भले ही तुम जानते हो कि तुमने पाथ अलग चेंज किया है, अब मैं इंपोर्ट अटेम्प्ट करूंगा तो नए पाथ से MOD003 आएगा। इंटरप्रेटर को उससे कोई मतलब नहीं, उसने तो ये देखा एक इंपोर्ट चल चुका है सेम मॉड्यूल नेम के ऊपर, तुम एक और इंपोर्ट लगा रहे हो उसी मॉड्यूल के ऊपर, तो आपकी बारी इंपोर्ट एग्जीक्यूट नहीं है। तो जो हम पुराने प्रोग्राम में भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वही सिचुएशन यहाँ पर फिर से आ गई। बट मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो MOD003 में अपडेटेड मॉड्यूल चाहिए। तो अपडेटेड मॉड्यूल अगर चाहिए ही चाहिए तो फिर आपने जो पिछली बार जो हल निकाला था वही हल आप यहाँ भी इंप्लीमेंट कर दी, ठीक है। तो इसीलिए even in the situation when you are not importing the same module multiple times, instead you are in a situation where you are importing the different modules but they are having same names, उस सिचुएशन में भी आपको रीलोड ही चलाना पड़ेगा। तो पहली सिचुएशन क्या थी, जब आप एक ही मॉड्यूल को मल्टीपल टाइम्स इंपोर्ट कर रहे थे आपके प्रोग्राम के अंदर। क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम ये एंटीसिपेशन में थे कि हमारा मॉड्यूल हो सकता है कि अपडेट हो गया हो, तो उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो मेरे प्रोग्राम को मिल जाए, ठीक है। तो वो तो बात हो रही थी एक ही मॉड्यूल की एक ही डायरेक्टरी के अंदर। अब हम बोल रहे हैं मल्टीपल लोकेशंस बट सेम नेम्स, तो इस केस में भी हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रीलोडिंग भी अप्लाई करना पड़ेगा, फाइन। तो इसीलिए उस सिचुएशन को हमने थोड़ा अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद अगर आप देखोगे तो sys and import lib they are imported here first of all, and first entry in the sys.path list, first import of MOD003, first displaying of I and the file attribute, उसके बाद में फिर से sys.path को चेंज किया, करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे, इसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। sys.path को फिर चेंज किया यूजिंग दैट वे, लेकिन इंपोर्ट करने की बजाय फिर क्या किया, रीलोडिंग करी। तो अब के ये रीलोडिंग जो चलेगा तो रीलोड भी मॉड्यूल ढूंढता है, ऐसा नहीं कि रीलोड को पहले से पता है कि मॉड्यूल कहां रखा है हमारा। रीलोड विल आल्सो सर्च फॉर दिस मॉड्यूल। तो सर्चिंग डिपेंडेंट किस पे है,
पाथ पे, तो इसीलिए पाथ को तो अपडेट करना पड़ेगा ही, राइट। तो इसलिए रीलोडिंग went for searching of MOD 003 and MOD 003 will be now found in PGM 002 और इसकी वजह से जब आप आई और फाइल जो प्रिंट करोगे तो वो अपडेटेड वैल्यूज आनी चाहिए और इसीलिए जब इसको एग्जीक्यूट किया तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। देखो 5 from PGM 001 and 10 from PGM 002 फाइन। आ गई ये सिचुएशन समझ में? तो मल्टीपल पोजीशंस थी, मल्टीपल लोकेशंस थी, पर चूंकि मॉड्यूल का नाम सेम था इसीलिए वो हमें इंपोर्टिंग नहीं करने दे रहा। तो नाम सेम होने की वजह से आपको उस सिचुएशन में भी इंपोर्टिंग करनी पड़ेगी ही। पर फिर एक बात, इसके साथ में फिर एक सिचुएशन जुड़ जाती है और वो सिचुएशन ये है कि यार क्या हो अगर मुझे साइमल्टेनियसली इन दोनों मॉड्यूल्स की एक साथ इस प्रोग्राम में जरूरत होती तो वो सब नेम चेंज करके फिर बोला है ट्राई करते हैं। एक साथ का मतलब समझ रहे हैं? एक साथ का मतलब ये है कि अभी इस प्रोग्राम में जैसे यहां तक पहुंच गए, अब मुझे मान लो कि ये तुम्हारे पास अभी ये MOD003.i में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है 10। अब मान लो मुझे 5 की वापस जरूरत पड़ गई तो मतलब सिचुएशन कैसी है, ये आपका मेन प्रोग्राम, इस मेन प्रोग्राम ने पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया, ठीक है, फिर आपने बोला कि यार इसी नाम का मॉड्यूल दूसरी डायरेक्टरी में भी, तो आपने रीलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको लोड कर दिया। लेकिन जब आपने इसको लोड किया तो MOD 003 के नाम पे अब इसके पास ये वाला मॉड्यूल है, पिछले वाले की मैपिंग छोड़ दी, पिछले वाले से कनेक्शन खत्म हो गया। तो वो कनेक्शन खत्म हो गया तो मेरा सवाल ये है कि अब वापस से रन की जरूरत पड़ गई तो एक आसान तो तरीका ये है कि एक बार वापस से रीलोड किया जाए और रीलोडिंग की ये वाला पाथ दिया जाए फिर से। मतलब मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं और प्रोसीजर को ऐसा कर दूं कि sys.path.insert वापस से चलाऊं और PGM 001 का रास्ता फिर दिखा दूं और रीलोड कर दूं MOD 003 को तो फिर वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर लेकिन अगर दूसरे वाले की जरूरत पड़ गई तो तुम बोलोगे यही कर दो इस सिचुएशन में, लेकिन एट ए टाइम मेरे पास MOD 003 की एक ही डेफिनेशन प्रोग्राम में अवेलेबल है, दोनों एक साथ अवेलेबल है क्या? नहीं। तो अगर मान लो कि मुझे दोनों की मर्जर्स करवाने हैं, मर्जर से मतलब ये होता है मैं इसे और इसे दोनों को एक साथ प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एट ए टाइम ये भी अवेलेबल रहे और ये भी अवेलेबल रहे। दोनों MOD 003 है परंतु मैं चाहता हूँ कि दोनों की अवेलेबिलिटी प्रोग्राम में एट द सेम टाइम रहे, ये बारी बारी वाला काम नहीं होना। नाम चेंज किया था उसका, नाम तो चेंज किया था आपने, सही बोल रहे हो, उससे शायद हो जाए। ये देखो नीड बोथ द मॉड्यूल्स ऑन द सेम टाइम इन द प्रोग्राम, जो मैंने आपसे कहा वैसी रिक्वायरमेंट है और जो आप मुझे इलाज बता रहे हैं शायद वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, राइट। सिस और इम्पोर्ट लिब को इम्पोर्ट किया, उसके बाद में सिस का उपयोग किया, sys.path को चेंज किया यूजिंग इंसर्ट मेथड। सबसे पहले PGM 001 जो है उसको पहली पोजीशन पे सेट किया लिस्ट में, मॉड्यूल MOD 003 को इम्पोर्ट किया एज M1, राइट। उसके बाद में फिर हम वापस से गए और फिर हमने sys.path.insert चला के PGM 002 जो है उसमें सेट कर दिया पहली पोजीशन पे, फिर इंपोर्ट किया MOD 003 अगेन एज M2। आप रिक्वायरमेंट को समझ जाओ, रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे दोनों चीजें एक साथ चाहिए, एक साथ तो ऐसे ही आएंगे कि दोनों को इंपोर्ट कर लूं फिर बाद में उनको यूज करता रहूं, फाइन, दिस इज व्हाट आई वांट। तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि M1 और M2 के अंदर जो है अब अलग अलग मॉड्यूल्स शायद आ गए होंगे क्योंकि आई हैव यूज्ड कांसेप्ट ऑफ द अल्टरनेट नेम्स alias, राइट। सो फिर मैंने प्रिंट अटेम्प्ट की है M1.i, M1.file, M2.i, M2.file और इसके बाद में आई ऑब्जर्व दैट दिस आर द रिजल्ट्स दैट आई एम गेटिंग।
क्या नहीं करा, रीलोड नहीं किया। रीलोड कैसे करेंगे इसके साथ, अलियास के साथ? मतलब नहीं नहीं, समझा नहीं मेरी बात। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ। ये मैंने चलाया, यहाँ तो रिजल्ट सही नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब इसने मेरी सिचुएशन सॉल्व नहीं करी। इसका इलाज जो तुम बोल रहे हो, ये बोल रहे हो यहाँ पे इंपोर्ट करने की बजाय रीलोड कर दो। मतलब ये भी करना है, उसकी बीच में आना है, मतलब रीलोड का कंसेप्ट है। मतलब सीट से पाथ इंसर्ट हो जाएगा, फिर उसका रीलोड कर देंगे, तो वो वाली वेल नहीं हो पाएगी, और फिर ये नाम चेंज कर देंगे दूसरा। ये नाम चेंज नहीं करना है, यहाँ पे इंपोर्टिंग करते हैं विद दिस नेम। दिस इज नॉट रीनेमिंग समथिंग, इट इज इंपोर्टिंग विद दिस नेम। तू, तेरा इंटरप्रिटेशन अलग है। तो क्या बोल रहा है, रीलोड से पहले उसको ले आओ, तो फिर उसका नाम बदल दो। तो वो नाम नहीं बदलता है। इसमें क्या होता है, वी आर इंपोर्टिंग समथिंग विद दिस नेम, तो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि पहली बात तो एक और चीज यहाँ पे समझ में आई, वो ये है कि चाहे आप अल्टरनेट नेम दे दो तो भी यहाँ पर ये M1 और M2 नहीं है। इंटरप्रेटर के लिए वो है तो MOD 003 ही, राइट। इसको M1 और M2 बोल देते तो उसको बेवकूफ नहीं बना सकते कि हमने बोल दिया कि यार पहला वाला MOD 003 का है, वो तो M1 है, राइट। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा भी कर लूँ चाहूँ तो MOD 003 एज M1, और दूसरे केस में मैंने बोल दिया MOD 003 को ही इंपोर्ट करते हैं। तो पहला वाला तो M1 है और दूसरा वाला MOD 003 है, तो फिर तो दोनों अलग अलग नाम है, तो कायदे से तो वो आ जाना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे MOD 003.i और MOD 003.5 इसको लेकर भी एक बार कोशिश करी, and that attempt is also not successful. उसी का ही लेगा, तो कुल मिला के आप ये एज यूज करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको एक बार अगर आपने लिख दिया है MOD 003, तो अगली बार अगर आपने कहीं भी अगर इंपोर्ट MOD 003 लिखा तो वो वापस से इंपोर्ट नहीं होने वाला। फाइन। So this situation, this kind of setup is not going to help us. इससे हमारा प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकलता है, राइट। अब वो समाधान के रूप में अगर तुम बोलो कि यहाँ इस जगह पर इंपोर्ट करने की जगह रीलोड करो, अगर आपने मुझे बोला तो ठीक है मैं रीलोड कर दूंगा, लेकिन उसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं। एक, रीलोडिंग के साथ में ये एज M2 लगाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, राइट। वो तो इंपोर्ट के साथ चलने वाला कीवर्ड है। तो रीलोड अगर हुआ तो रीलोड होगा MOD 003 के नाम से, और अगर वो रीलोड हो भी गया है तो भी वो पुरानी जो परिभाषा है उसको भूल जाएगा उस परिस्थिति में, ठीक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सिचुएशन को संभालना है। तो इसलिए दैट अलियास वगैरह इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन दिस सिचुएशन, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट concept, and that concept is importing a module using one new way. तो अभी तक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का जो तरीका हम लोगों ने देखा था, दैट वाज थ्रू कीवर्ड इंपोर्ट और यूजिंग रीलोड। ये एक और तरीका है जिसमें मॉड्यूल जो है वो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका, वो तरीका क्या है, वो इस तरीके से देखो जरा यहाँ पे ये पढ़ो, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोग्राम। From import lib dot machinery import source file loader, ठीक है। एक एक करके इसके हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या है।
ध्यान देना। सबसे पहले इंपोर्ट ले, फाइन। उसके बाद dir ओवर इंपोर्ट ले। तो इंपोर्ट ले नाम की कोई एक चिड़िया है जिसको हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट से अमूमन क्या इंपोर्ट होते हैं, मॉड्यूल्स या कर रहे हो यार, हाँ ठीक है, मॉड्यूल्स और ऑल्सो ऑब्जेक्ट मान लिया तुम्हारी बात, जनरल, ठीक है। तो हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल्स, पर ये इंपोर्ट लेते हुए थोड़ा और प्रकाश डालेंगे, अभी देखते हैं कि इसमें क्या है ये चीज। जो भी आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर dir अगर चलाया जाता है तो उस इंपोर्टेड कंटेनर के अंदर रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि इंपोर्ट लिब के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आगे आप उनका उपयोग कर सकते हैं, फाइन। फिर आई वेंट फॉर टाइप ऑफ इंपोर्ट लिब एज वेल, तो उसने कहा कि यार ये तो मॉड्यूल है, राइट, चल कोई बात। इसके बाद इसके अंदर ही रखी है एक एंटिटी जिसका नाम है मशीनरी। हम गए उसे जांच, हमने बोला फिर टाइप ऑफ इंपोर्ट लिब डॉट मशीनरी बता दो कि क्या है। मतलब ये जो इंपोर्ट लिब नाम का आपने जो भी मॉड्यूल इंपोर्ट किया था उसके अंदर जो मशीनरी नाम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझे ये समझना है कि वो क्या चीज है, ठीक है। ये मैं इसलिए इतनी बातें तुमसे कर रहा हूं क्योंकि जो प्रोग्राम मैंने अभी लिया है उसमें अगर तुम ध्यान दोगे तो मैं ये लिख के आया हूं नीचे, फ्रॉम इंपोर्ट लिब डॉट मशीनरी इंपोर्ट दैट, तो एक लेवल और अंदर चलना है इसमें, फाइन। तो जब मैंने लिखा टाइप ऑफ दिस, तो इसने फिर कहा कि दिस इज अ मॉड्यूल। अब कल तक हमने ये चीज नहीं देखी, ये आज ही देख रहे हैं कि वी इंपोर्टेड अ मॉड्यूल एंड इन दैट मॉड्यूल वी आर हैविंग समथिंग कंटेन्ड व्हिच इज अगेन अ मॉड्यूल, ठीक है। ये फिर से एक मॉड्यूल है, ऐसा इसने बोल दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने बोला कि अगर ये मॉड्यूल है मशीनरी, तो फिर इसके पास भी अपने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनका उपयोग हो सकता होगा, मॉड्यूल है तो कंटेनर होगा, ठीक है। तो फिर हमने बोला यार चलो क्यों ना एक काम करें, dir चलाने की कोशिश करें ओवर इंपोर्ट लिब डॉट मशीनरी। मतलब इस बार मैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल देखना चाहता हूं, इंपोर्ट लिब के अंदर के नहीं, इंपोर्ट लिब के अंदर मशीनरी के अंदर, ठीक है। फिर मैंने जांचा कर ये तो वाकई में मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के पास भी अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है जिसका नाम है सोर्स फाइल लोडर। ये सोर्स फाइल लोडर अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम यहां इंपोर्ट कर रहे हो, तो फ्रॉम इंपोर्ट लिब डॉट मशीनरी इंपोर्ट सोर्स फाइल लोडर। लेकिन फिर उसके बाद कहानी, जब मैंने इसका प्रोग्राम में उपयोग किया है तो सोर्स फाइल लोडर भी डायरेक्टली तो यूज हुआ ही है, उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने यूज किया है एंड दैट इज लोड मॉड्यूल। तो फिर समझ में आया कि यार सोर्स फाइल लोडर भी अपने आप में कोई चिड़िया है जिसके अंदर लोड मॉड्यूल है। तो फिर अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि सोर्स फाइल लोडर क्या है, फाइल डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, बस ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो फिर मैंने जांचा कि ये टाइप ऑफ इंपोर्ट लिब डॉट मशीनरी डॉट देन सोर्स फाइल लोडर क्या है। तो फिर मुझे मिला क्लास टाइप। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप। whenever you find this कि this is an object of class type, तो उसका कंक्लूजन होता है कि that is a class, that is a class, fine। हमने अभी oops नहीं पढ़ा है इसलिए तुम्हें क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स नहीं पता है, पर हाँ कहीं अगर दिख रहा है कि कोई भी अगर एंटिटी जो है वो ऑब्जेक्ट है टाइप क्लास, तो उसे कहा जाता है कि दैट्स अ क्लास। क्लासेस आर ऑलवेज क्रिएटेड फ्रॉम टाइप क्लास, ठीक है। डिटेल में इसको और बात करेंगे, अभी के लिए इतना पर्याप्त है कि अगर कहीं लिखा हुआ आ गया, जैसे यहाँ लिखा हुआ आया था क्लास मॉड्यूल,
तो आपने कहा कि दिस थिंग इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मॉड्यूल, राइट। ऐसा हम पहले कई बार बोलते हैं अलग अलग चीजों के लिए। आज इसके लिए बोलेंगे कि दिस इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज ऑफ क्लास टाइप। ठीक है, ये क्लास है। अब क्लास जो है ना बेटा, वो फिर एक कंटेनर होता है। क्लास जो है कंटेनर होता है, उसके अंदर फिर इंडिविजुअली बहुत सारी मेथड लिखी हुई होती है, फंक्शंस लिखे हुए होते हैं। ठीक है, वो क्लास के अंदर ढेर सारे फंक्शंस होंगे और उन फंक्शंस में से एक फंक्शन है जो यस ये लोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, और वो हमने यहाँ पर यूज किया है हमारे कोड में। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट परसेप्शन के साथ देखते हैं। अभी तुम समझो इस बात को, अभी तक तुम्हारा क्या परसेप्शन बना इस प्रोग्राम में जो चीजें लिखी हैं उसके अंदर। इंपोर्ट लिब इज अ मॉड्यूल जिसके अंदर मशीनरी इज आल्सो मॉड्यूल, दैट वी आल्सो नीड टू असेस कि मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल कहां से घुसा रहा है, वो देखना है, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रही, इमेज नहीं बन रही है उसकी। पर हाँ, जो उसने दिखाया सिस्टम ने, इंपोर्ट लिब मॉड्यूल, मशीनरी मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर सोर्स फाइल लोडर इज अ क्लास, और इस क्लास के अंदर लोड अंडरस्कोर मॉड्यूल इज अ मेथड, अ फंक्शन that we are using here. And now I am eager and desperate to check where are all these things residing in my local drive. कहाँ रखी, देख के आऊंगा कि मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल आखिर होता कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इंपोर्ट लिब के साथ में लगाया फाइल, और उसने मुझे दिया एक पाथ जो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि इसको जाके चेक करूंगा है कि देखो तो सही कहाँ रखा है ये सब कुछ। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो ये यहां से लेकर ये init.py को छोड़ो, यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन कॉपी करके मैं तुम्हें लोकल ड्राइव में दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सब चीजें कहाँ रखी हैं, कैसी दिखती हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं। हाँ, look at this, the local drive, and this local drive brought us here inside import lib, right? और import lib के अंदर जो हम वहां पे पूरा देख रहे थे स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से चलते हैं। import lib के अंदर क्या, मशीनरी, search for machinery. Are you having machinery here? Yes, you are having machinery here, but मशीनरी तो एक py फाइल है, देख भी रहा है पाइथन फाइल, तो दिमाग ने मेरे बहुत जल्दी मान लिया कि मशीनरी एक मॉड्यूल है, क्योंकि आज तक मैंने जितने मॉड्यूल देखे जो मैंने बनाया या सिस्टम डिफाइन, उसके साथ में हमेशा एक्सटेंशन क्या लगा हुआ देखा, तो मशीनरी इज अ मॉड्यूल एंड मशीनरी इज रिसाइडिंग इनसाइड इंपोर्ट लिब, but import lib does not looks like a .py type of thing. Instead, import lib is a folder. import lib.py टाइप की चीज नहीं दिख रही है, import lib एक फोल्डर दिख रहा है। तो अगर ये फोल्डर है तो फिर उसने झूठ क्यों बोला आइडल, उसने ऐसा क्यों बोला कि इट इज अ मॉड्यूल। फाइन, ये कड़ी और खुलेगी आगे चल के जब हम मॉड्यूल्स खत्म करके, आज या आज नहीं तो कल हम जब पैकेजेस पढ़ेंगे, पैकेजेस। ठीक है, जब भी कोई पैकेज क्रिएट होता है पाइथन में या पैकेज यूज होता है इम्प्लिसिटली पाइथन में, तो पैकेज का ऑब्जेक्ट टाइप कभी भी पैकेज नहीं आता। पैकेज का ऑब्जेक्ट टाइप सिस्टम हमेशा क्या शो करता है, मॉड्यूल। तो मॉड्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड एज मॉड्यूल्स while packages are also represented as modules. वो डिफरेंस कहां पता चलता है, यहां। तो हमने अभी आइडल वाले सेशन में दो जो स्टेटमेंट चलाए थे, एक टाइप ऑफ इंपोर्ट लिब जिसने मुझे दिया था कि इट इज अ मॉड्यूल, और एक टाइप ऑफ इंपोर्ट लिब के अंदर मशीनरी उसने मुझे दिया था मॉड्यूल। इन दोनों में से एक्चुअली ये तो मॉड्यूल है ही, ये मुझे वहां दिख भी रहा है .py, परंतु ये मॉड्यूल नहीं है, ये क्या है, पैकेज है। इसमें तुम और समझदार बनोगे जैसे पैकेजेस चालू हो जाएंगे। ठीक है, हाल फिलहाल की मैच्योरिटी पे दैट इज नॉट अ मॉड्यूल, दैट इज अ पैकेज। पैकेज इज नथिंग बट अ फोल्डर, ऐसा समझो। ठीक है, वो एक फोल्डर है, वो एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल है, और ये मॉड्यूल मशीनरी जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। और इसके पास में अगर इसको ओपन करें
तो इसके पास कहीं ना कहीं जो है सोर्स फाइल लोडर नाम का कोई आइटम होना चाहिए। हियर इट इज सोर्स फाइल लोडर। हालांकि ये फिर डिपेंडेंट है दूसरी फाइल्स के ऊपर, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यहाँ सोर्स फाइल लोडर लिखा तो है पर इसकी डेफिनेशंस कहीं दिख नहीं रही है ना, क्योंकि इसने क्या किया है, सोर्स फाइल लोडर भी इंपोर्ट किया है कहीं दूसरी जगह से। देखो ध्यान से क्या लिखा है, फ्रॉम बूटस्ट्रैप एक्सटर्नल इंपोर्ट सोर्स फाइल लोडर। मतलब इसने इसके पास भी ये चीज कहीं और से आई है उधार की, और फिर इससे हमने मांगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर एक्सटर्नल जो है वो कहीं कंटेन करता है, ये रहा ये बूटस्ट्रैप अंडरस्कोर एक्सटर्नल, यही इसी पैकेज के अंदर ही इसके पास जो है सोर्स फाइल लोडर की परिभाषा होनी चाहिए। दिख रही? व्हाट इज दैट? दैट्स अ क्लास। यही कहा था हमने कि सोर्स फाइल लोडर, इसका टाइप क्या आएगा, इसका वो जो आएगा ऑब्जेक्ट टाइप वो आएगा क्लास टाइप, मतलब दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप। और जब भी ऐसा होता है तो ये अंदाजा लगा लो कि वो जो ऑब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो दैट इज अ क्लास, एंड दिस इंडिकेट्स दैट सोर्स फाइल लोडर इज नथिंग बट अ क्लास। दैट्स अ क्लास बाबू। और इन्हीं कोड्स में कहीं ढूंढने ढांढने जाओगे तो आपको आपका वो मिल जाएगा फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, दैट विल रिसाइड इनसाइड द क्लास। तो दिस वे दिस परसेप्शन जो हम बाहर से भी लेके आए लोकल ड्राइव से, ये हमें थोड़ा और क्लियर इमेज देगा इन सब चीजों के बारे में जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो एक बार हमने इस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट थी उसको छोड़ के इस स्ट्रक्चर को वापस से रिपीट कर देता हूं कि हमने इंपोर्ट लिब नाम के पैकेज के अंदर रखे हुए मशीनरी मॉड्यूल से सोर्स फाइल लोडर नाम की एक क्लास इंपोर्ट करी है। ठीक है, और वो क्लास के अंदर से भी एक फंक्शन एक मेथड जो है हम लोग यहाँ पर कॉल करने वाले हैं, और दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर अस फाइन। और हम इस प्रोग्राम में एक्चुअली क्या सीख रहे थे, वी वर ट्राइंग टू लर्न अनदर वे ऑफ इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल इनटू आवर प्रोग्राम। ठीक है, हमारा जो मकसद है वो ये सीखना था कि एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का और क्या तरीका हो सकता है एक्सेप्ट द ट्रेडिशनल थिंग्स जो हम अभी तक करते आए हैं। फाइन, तो क्या करना होता है बेटा ऐसे में आपको सोर्स फाइल लोडर जो है जो आपने क्लास ली थी उस क्लास के नाम के साथ में ब्रैकेट में आपको ये चीजें देनी होती है। एक तो आपको पाथ दे दो आपका, जहां से आप आपका मॉड्यूल लाना चाहते हैं। तो मैं सपोज लाना चाहता हूं PGM002 के अंदर से MOD003। ठीक है, और एक नाम रेंडम, यहाँ जो पहला आर्ग्यूमेंट है ये कुछ भी चल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। M लिखो, L लिखो, K लिखो, डजंट मैटर्स। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अस हियर। तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड आर्ग्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट, व्हिच मॉड्यूल यू आर ट्राइंग टू इंपोर्ट, राइट, व्हिच मॉड्यूल यू आर ट्राइंग टू लोड हियर। और उसके बाद में फिर आप डॉट लगा के वो मेथड इन्वोक कर दो, दैट मेथड इज लोड अंडरस्कोर मॉड्यूल। इसके साथ आप जो है एक रिटर्निंग एक ऑब्जेक्ट लेंगे, रिटर्निंग एक वेरिएबल लेंगे, और जब ये सोर्स फाइल लोडर के साथ में लोड मॉड्यूल मेथड चलेगी तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी ऑफ क्लास मॉड्यूल। तो ये आपका जो MOD लिखा है मैंने, ये MOD जो है इट इज गोइंग टू बी मैप्ड विथ दिस थिंग दैट यू हैव मेंशन्ड हियर। ये MOD003.py जो है ये यहां से उठेगा अपनी पोजीशन से और जाके MOD के साथ में मैप हो जाएगा। इस प्रोग्राम में आने वाले स्टेटमेंट में मैं इस मॉड्यूल को MOD003 को मॉड नाम से यूज कर पाऊंगा, राइट। तो PGM002 के अंदर वो जो I की वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, एंड दैट वैल्यू इज 10। ठीक है, तो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू इट। डू व्हाट? यू कैन इंपोर्ट दी मॉड्यूल्स। इस तरीके से भी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। इन दो चीजों को और जांच लेते हैं अगर यहाँ लिखी हुई है तो sys.path हम ट्राइंग टू प्रिंट हियर, एंड देन उस मॉड्यूल का पाथ जो है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं प्रिंट करने की। लुक हियर, दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग, जहां पे सबसे पहले तो ये I की वैल्यू है 10। इसके अलावा सबसे आखिरी में ये वो पाथ है जहां से आपको आपका मॉड्यूल मिला है।
तो जाहिर सी बात है, ये तो वही है जो आपने वहां दिया था ऊपर सोर्स फाइल लोडर के साथ में, इसमें कोई बदलाव आना नहीं था। पर हाँ, समझने वाली एक बात और है, वो ये है कि आप अगर आपके sys.path को ठीक से अगर असेस करेंगे, जो आपने जो लिस्ट प्रिंट करवाई है, तो sys.path में कहीं पर भी यू विल नॉट फाइंड दैट पाथ जहां से आपका मॉड्यूल उठकर आया है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अगर इसको देखें तो ये जबरदस्त चीज, इसका मतलब ये हो गया कि ये सोर्स फाइल लोडर जो है, ये बिना हमारे sys.path लिस्ट में एक डायरेक्टरी की एंट्री डाले भी मॉड्यूल को लोड कर पा रहा है। तो एक मिस्टीरियस सवाल है कि अगर मान लो कि ऐसी कोई डायरेक्टरी हो जिसकी एंट्री है ही नहीं, कर भी नहीं सकते sys.path में, या मेरे पास अथॉरिटी नहीं है sys.path को चेंज करने की, तो भी मुझे मॉड्यूल अगर लोड करवाना है, तो हाउ कैन आई डू दैट? दिस इज द वे ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, इस तरीके से वो काम किया जा सकता है। फाइन। पहली वाली एंट्री क्या इंडिकेट कर रही है वैसे वाईटी में? ये आपकी करंट डायरेक्टरी, जो डिफॉल्ट आप जहां काम करते हो वो उसी में तब्दील हो जाती है, कल मैंने बताया था आपको। लेकिन इसके अलावा और कोई भी डायरेक्टरी ऐसी नहीं है जो कि रिप्लेस हुई हो बाय दिस, इसने अपनी कोई जगह नहीं बनाई। दिस गॉट बात। फाइन, गॉट दिस? हाँ, तो वो जो हमारी सिचुएशन थी जिसमें हम अटके हुए थे कि हमें दोनों ही मॉड्यूल्स चाहिए, दो अलग अलग पोजीशन पे हैं, दोनों के नाम सेम है और पैरेलल चाहिए, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और एक साथ चाहिए, दोनों की वैल्यू ऐड कराना है, ऐसा कुछ करना है। तो हमने क्या किया, अभी जो लोडिंग मैकेनिज्म था उस लोडिंग मैकेनिज्म को हमने 2 बार यूज कर लिया। फाइन, 2 बार सोर्स फाइल लोडर के साथ में लोड अंडरस्कोर मॉड्यूल जो है वो मेथड जो है इन्वोक करी है, और इसके साथ साथ में पहली बार में जो पाथ दे दिया वो pgm001 का है और दूसरी बार में pgm002 का है। दोनों ही केस में मॉड्यूल्स के नाम सेम है, MOD003, और इसीलिए इनके जो कैचिंग ऑब्जेक्ट हैं जो आगे चल के मॉड्यूल्स ही बनेंगे वो है M1 और M2। और इन दोनों स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद में आई जस्ट अटेम्प्टेड दिस print of m1.i and m2.i, and during this print I observed that I've got 2 different values, 5 and 10। तो जो चाहे वो करो, 5 धन 10 बराबर 15, कुछ भी कर सकते। तो both the values in parallel are available now, right? तो that situation got rectified। वो जो situation थी हमारी, जो हमें इंपोर्ट के कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम जो काम नहीं कर पा रहे थे कि 2 अलग अलग लोकेशंस पे रखे हुए सेम नाम के मॉड्यूल्स को मैं एक साथ पैरेलल होल्ड नहीं कर पा रहा मेरे प्रोग्राम, तो दैट थिंग वी अचीव्ड। बट उसके लिए जो लोडिंग मैकेनिज्म है वो हमने बदल दी, वो ट्रेडिशनल की बजाय हमने सोर्स फाइल लोडर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें यूज कर दिया। ठीक है डियर? Then what? Importing a module that has capacity to run as a script as well। ये प्रोग्राम तो फिर बहुत ही साधारण है, इसमें कोई खास बात नहीं है। समझने लायक बात ये है इसमें कि जब हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो कल तक मैं आपको बोल रहा था कि मॉड्यूल्स की एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि these are the containers that are created to serve others। ये वो कंटेनर्स हैं जो दूसरों को सर्विस देने के लिए बने है ना। इनके पास में अपना कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और जब जब इनको इंपोर्ट किया जाता है, मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जब जब इनको इंपोर्ट किया जाता है तो ये अपने सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो है उपलब्ध करवा देते हैं टू द अदर ऑब्जेक्ट्स, टू द अदर मॉड्यूल्स, और वो इनका पूरी तरीके से उपयोग करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। बट सिचुएशन अगर ऐसी हो कि यू वांट टू क्रिएट द हाइब्रिड वर्जन्स, you want to create some codes that can be used as modules, and if required they can be used as the individual independent scripts as well। मतलब मैं उन्हें चाहूं तो मॉड्यूल्स की तरह यूज कर लूं, इन्हें जहां चाहे से वहां से इंपोर्ट करवा लूं, और अगर चाहूं तो ये इंडिपेंडेंटली अपने आप में सक्षम हो कि जब इन्हें एग्जीक्यूट किया जाए तो ये भी काम करें, राइट? तो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू लर्न, और दिस वी हैव डन अर्लियर एज वेल इन आवर क्लासेस। इसमें एक चीज बस जो आनी है वो ये आनी है। इस प्रोग्राम को देखो, MOD002 नाम का ये कोड है, इसको मैं आगे चल के मॉड्यूल की तरह इंपोर्ट भी करने वाला हूं, पर
हाल फिलहाल इस प्रोग्राम में अगर देखें तो एक फंक्शन है, दैट फंक्शन इज हैविंग नेम फैक्ट, दैट फंक्शन रिसीव्स वन पैरामीटर n and then later on it does a sort of calculation for calculating the factorial. This program we have already seen in the class. Recursion वाला कोड है, recursion में हमने factorial calculation किया था। तो ये जो फंक्शन है जब रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न करेगा फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में एक फंक्शन, लेकिन उसके नीचे कुछ कुछ चीजें और भी लिखी हुई। अब उन चीजों में क्या लिखा है, if underscore underscore name is equals to underscore underscore name underscore underscore, then do one thing, execute this and execute this as well, right? अब हमें ये समझना पड़ेगा, फिर से याद करना पड़ेगा कि ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो एट्रीब्यूट होता है, या फिर क्या होता है, याद करो क्या बताया था मैंने, क्या होता है, नेम एट्रीब्यूट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो वो बताता है जैसे कि इसके लिए तो मेन ही देगा एट्रीब्यूट नेम, अगर वैसे फंक्शन के लिए देखेंगे तो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम रहेगा। वेरी गुड। और इसके लिए मेन क्यों रहेगा, मेन फंक्शन नहीं है सब, मेन फंक्शन मेन ही आएगा कि ना तो अपन ने कुछ इंपोर्ट करके उसका देख रहे मेन फंक्शन का देख रहे तो मेन ही आएगा जो नेम एट्रीब्यूट। चलो, दो तीन अलग अलग सिचुएशंस हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना, वर्बली, और उन सिचुएशन से वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि आखिर ये नेम एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है। मेरे साथ रहना, एक मैंने कोड बनाया, उस कोड में लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग। मैंने एक प्रोग्राम, सपोज प्रोग्राम छोड़ो, एक मॉड्यूल बनाया है, एक स्क्रिप्ट बनाई है MOD1 नाम से, ठीक है। MOD1 के पास में एक पूरी पर्याप्त डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन में इसके पास में दो तीन फंक्शंस भी हैं। सपोज वो फंक्शंस हैं F1 F2 F3, आप समझना, ये MOD1 इज नथिंग बट, चलो उसको ऐसा लिख लेता हूँ, एक प्रोग्राम है PGM1 नाम से, पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा नाम दे दो, दिस इज नथिंग बट PGM1.py। इसके अंदर तीन फंक्शंस हैं, F1 F2 F3, राइट। इसके बाद में मैंने क्या किया, जब F1 का एग्जीक्यूशन हो रहा था, मतलब मैं गया PGM1 के अंदर, PGM1 के अंदर तीन डेफिनेशन के बाद में इसका अपना सेक्शन भी है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जहां पे लिखे गए हैं, ये हो गया इसका मेन एरिया, सपोज, राइट, इस प्रोग्राम का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इसका मेन एरिया हो गया, और ऊपर तीन फंक्शंस भी लिखे हैं। इस मेन एरिया में अभी सब भूल जाओ, मॉड्यूल्स वॉड्यूल्स कुछ नहीं है, मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, सिंगल प्रोग्राम के अंदर तीन फंक्शंस की डेफिनेशन है, और नीचे मेन एरिया है। मेन एरिया में किसको बोल रहा हूँ, सारे फंक्शंस के बाद, ठीक है। इसके बाद में हमने यहां से कॉल कर लिया F1, ठीक है। F1 के अंदर की अब अगर बात करें, तो F1 के अंदर मैंने एक काम किया हुआ है, वो ये है कि मैंने इसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम एट्रीब्यूट को प्रिंट करवा लिया, मतलब इसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर को F1 के फंक्शन के अंदर आए कॉलिंग के दौरान, और फंक्शन के अंदर मैंने इस नेम एट्रीब्यूट को प्रिंट करवाने की कोशिश करी। यार देखें तो सही कि इस फंक्शन का नेम एट्रीब्यूट आखिर क्या कैरी करता है, राइट। तो इस समय जो रिजल्ट आएगा इसकी डिस्प्लेइंग पे, वो क्या आएगा, वो आएगा F1, राइट। मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि F1 फंक्शन के नेम एट्रीब्यूट में उसी ऑब्जेक्ट का नाम है, स्टोरी एंड्स, ठीक है। इसके बाद अगर यही चीज अब मोनोटोनी है, अगर मैंने मान लीजिए कि F2 को कॉल किया और F2 के अंदर F2 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम प्रिंट करवाया, तो वो F2 प्रिंट करेगा, सेम इज विद F3 एज वेल, फाइन। अब मान लो कि मैं मेन एरिया में हूं, और मेन एरिया में मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रिंट करवाया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसके साथ में कुछ भी लिखा नहीं है पहले, F1 F2 F3 ये सब, वो तो मैं तभी लिख पाऊंगा जब मैं लोकल एरिया के अंदर जाऊंगा। अभी तो बाहर ग्लोबल स्पेस में, तो ग्लोबल स्पेस में मैं यहाँ पर सिर्फ ये एट्रीब्यूट का नाम लिखता हूँ। अगर मैं इस एट्रीब्यूट का नाम लिखता हूँ डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई एम टॉकिंग अबाउट नेम एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है।
name attribute of the program, and what does this returns? This will return underscore underscore main underscore underscore. ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंशिएशन हुआ कि जब आपके पास में एक सिंगल कोड है और सिंगल कोड के अंदर आपके पास में कुछ फंक्शंस हैं और आपका मेन एरिया है, तो आप जब फंक्शंस के अंदर होते हैं और फंक्शंस के नेम एट्रीब्यूट को प्रिंट करते हैं तो आपके पास फंक्शन के ही नाम आते हैं, राइट। लेकिन जब आप अगर मान लीजिए कि मेन एरिया में बैठकर अगर नेम एट्रीब्यूट प्रिंट करते हैं तो आपके पास में मेन आ जाता है। तो ये हुआ एक फर्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी। फाइन, अब इसमें हम एक काम करते हैं, हम यहां पर इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। अब मैंने बनाया एक और प्रोग्राम, उसको नाम दिया pgm2.py और यहां पर इंपोर्ट किया pgm1, मतलब वो जो दूसरा वाला है वो मेरे लिए अब मॉड्यूल बन गया, ठीक है, वो हमारे लिए मॉड्यूल। pgm1 मॉड्यूल अपडेट होके आ गया। अब इसके बाद सपोज अगर मैं प्रिंट करता हूं pgm1 के साथ, अच्छा pgm1 को इंपोर्ट किया मतलब क्या क्या इंपोर्ट हो गया, f1 इंपोर्ट हो गया, f2 इंपोर्ट हो गया, f3 इंपोर्ट हो गया, ये सब के सब इंपोर्ट हो गए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अब मैं काम करता हूं कि मैं यहां से ये हटा देता हूं, क्योंकि ये तो मेरा मॉड्यूल है ना, तो मॉड्यूल है तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हटा दूं, ना रखूं, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर मैं एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं लेना चाहता। अभी अपन एक काम करेंगे, प्रोग्राम ऐसा और बना के देखेंगे कि मॉड्यूल के अंदर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ले लेंगे तो क्या होगा। फाइन, अभी हाल फिलहाल मैंने इसको खाली छोड़ दिया। अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा मॉड्यूल है जिसके पास में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं सर्विसेबल, वो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं f1 f2 f3, राइट। तो इसके पास में pgm2 के पास में अब pgm1 को इंपोर्ट करने की वजह से 3 फंक्शंस उपलब्ध हो गए, f1 f2 f3, राइट। ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने मान लो कि यहां से pgm1.f1 को अगर कॉल किया, ठीक है, pgm1 मतलब मेरा मॉड्यूल का नाम, यही करते हैं ना, मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, वही मैं कर रहा हूं यहां पर। तो pgm1 के f1 को अगर कॉल किया तो f1 के अंदर मैंने कोड किया हुआ है ऑलरेडी, f1 के अंदर कोड किया है कि f1 के नेम एट्रीब्यूट को प्रिंट करना है, तो वो फिर से क्या प्रिंट करेगा, f1 ही प्रिंट करेगा, उसको कोई डालना नहीं, ठीक है। यहाँ से f1 ही आना, चाहे आपने इसको यहाँ से चलाया होता या इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से चलाया हो, वो क्या प्रिंट करेगा, f1 ही प्रिंट करेगा। बट अब अगर मान लो इसके बाद मैंने pgm1, ध्यान देना pgm1 क्या है, इंपोर्टेड मॉड्यूल के नेम एट्रीब्यूट को प्रिंट कराने की कोशिश करें, pgm1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे ये जो इंपोर्टेड मॉड्यूल है, इस इंपोर्टेड मॉड्यूल का नेम एट्रीब्यूट पता चल जाए, राइट। तो इस बार हम अब ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर मेन आया, ठीक है। फॉर दिस प्रोग्राम pgm2 नाउ दिस इज वन इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज pgm1, it is not the main program, it is not the main program, main program कौन सा है, pgm2। तो जब आप यहाँ पे pgm1 के मॉड्यूल के नेम एट्रीब्यूट को प्रिंट करवाओगे बेटा, तो यहाँ पे आपके प्रिंट होगा pgm1, ठीक है। लेकिन अगर आपने अगर यहीं पे अगर वो चीज प्रिंट करवाई थी तो क्या आ रही थी, मेन आ रही, राइट। तो ये हुआ अंतर कि एक ही प्रोग्राम है pgm1, लेकिन जब आप pgm1 को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे थे तो नेम की वैल्यू क्या आ रही थी, मेन। लेकिन जब आप उसको मॉड्यूल की तरह इंपोर्ट करके ले गए और आपने जब उसको उसके नेम एट्रीब्यूट को प्रिंट करवाया तो आपकी वो मेन नहीं आएगा, वो क्या आएगा, pgm1, ठीक है। इसमें एक सिचुएशन और बदल देते हैं, थोड़ी और समझदारी आएगी उससे। अब हमने क्या किया, ठीक है, pgm1 को मैं इंपोर्टेड मॉड्यूल की तरह यूज करूंगा, लेकिन मैं तो यहां पर प्रिंट करवाना चाहता हूं, छोड़ दिया है मैंने ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट मेन एरिया, माना कि मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, माना कि ये मेरा दायित्व है, जिम्मेदारी है कि अगर इंपोर्ट कर रहा हूं तो इस तरह के प्रिंट स्टेटमेंट मेन एरिया में नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनका होगा क्या, अल्टीमेटली वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए यहां पर जब मैंने इसको इंपोर्ट किया pgm1 को, तो उस दौरान ये प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा,
समझो, whenever I'm trying to import PGM1 concluding, whenever I'm trying to import PGM1, तो ये फंक्शन 1 2 3 तो इंपोर्ट होंगे ही, लेकिन मेन एरिया में रखे हुए एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रिंट नेम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अभी भी वो मेन प्रिंट नहीं करेगा। वो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर? PGM में। तो ड्यूरिंग दिस इंपोर्ट दिस विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड इट विल अगेन प्रिंट PGM1। इसका मतलब ये हो गया कि भाई तू मेन प्रोग्राम नहीं, अब चूंकि तू मेन प्रोग्राम नहीं है तो तेरे नेम एट्रीब्यूट में अब मेन नहीं आ सकता, तेरे नेम एट्रीब्यूट में अब तेरे ही नाम है। जैसा वो F1 था वैसा ही अब तू भी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। F1 एक फंक्शन था, तू एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको PGM2 के मेन एरिया में अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की वैल्यू अगर आप प्रिंट करते हैं तो दैट इज गोइंग टू रिटर्न नेम। दिस इज गोइंग टू रिटर्न अस नेम, क्योंकि दिस इज नेम एट्रीब्यूट ऑफ व्हाट? PGM2, द प्रोग्राम इनिशियलाइजर, जहां से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में ये हमारे पास मेन रहेगा। अब तुम इसको कितना ही गोल गोल घुमाओ, 10 मॉड्यूल लो, 20 मॉड्यूल लो, 25 फंक्शन लो, इसको इधर इंपोर्ट करो, उसको उधर इंपोर्ट करो, उसको वहां डालो, उसको यहाँ डिलीट करो, कुछ भी कर लो, बस एक बात याद रखना कि एक ही प्रोग्राम होगा जिसका नेम एट्रीब्यूट क्या वैल्यू कैरी करेगा? मेन। बस बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो है उनके नेम एट्रीब्यूट में उनका नाम है। दैट्स इट, सबसे आसान तरीका याद रखने का। There will be only one main. Rest all of them will be having their names. Fine. अब इस सिचुएशन में आ जाओ, और इस सिचुएशन में अगर मैं थोड़ी देर के लिए सपोज जो मैंने कहा था इसको अगर मैं हाइड कर दूं, इवन इन दोनों को भी अगर हाइड कर दूं और सिंपल इस फंक्शन की डेफिनेशन के अलावा यहां पे प्रिंट करूं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दैट्स इट। फाइन। अभी मैं इसको अगर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चलना है, वो है प्रिंट। फंक्शन को तो मैंने कॉल किया ही नहीं, फंक्शन को डिफाइन किया है पर कॉल नहीं किया, राइट? तो आई एग्जीक्यूटेड दिस एंड आई विल फाइंड दैट इट इज गेटिंग डिस्प्लेड, इट्स वैल्यू इज मेन। बट फिर मैं आया इस सिचुएशन से यहां MOD001, यहां पर मैंने उस स्क्रिप्ट को, उस कंटेंट को, उस मॉड्यूल को किया इंपोर्ट। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद में फिर कहीं जो मैं एक नंबर भी इंपोर्ट करवा रहा हूं और वहां से आए हुए इंपोर्टेड फंक्शन को कॉल भी कर रहा हूं। फाइन, बट इस इंपोर्टिंग के दौरान ही आई विल फाइंड दैट समथिंग विल गेट printed, the executable statement which are there in the main area. Went for importing, और इंपोर्ट में तुम देख के आया पहले भी कि हम जाते हैं उस मॉड्यूल के अंदर, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उठा के कलेक्शन में रख लेगा, लेकिन फिर वो बोलेगा अरे यार यहाँ तो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट भी पड़े हुए हैं, उनको तो चलाओ। तो वैसे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्विसेबल मॉड्यूल अगर है तो ऐसे स्टेटमेंट खुले नहीं रखे होने चाहिए, क्योंकि एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। या तो फिर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लिख दूं प्रिंट के साथ में कि मॉड्यूल MOD002 इज गेटिंग इंपोर्टेड, सक्सेसफुली इंपोर्टेड, ऐसा कुछ मैसेज दे दूं कि जिसका कोई मतलब, राइट? बट हाँ, अब चूंकि ये इंपोर्ट हुआ है और नेम प्रिंट होने जा रहा है तो आप पाओगे कि यहाँ पर मेन नहीं आया, यहाँ पर क्या आया? MOD002। तो प्रोग्राम तो वही है, लेकिन जब वो खुद अपनी अथॉरिटी के साथ एग्जीक्यूट हुआ था तो फिर उसने मेन प्रिंट किया। लेकिन जब वो सर्विस दे रहा है किसी और को तो अब वो मेन नहीं हो सकता, अब मेन कोई और है। इसीलिए इसके नेम एट्रीब्यूट में क्या आएगा? इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम आ गया MOD002 एंड देन कहानी फिर आगे की चलती रहेगी जैसे कि। गॉट इट? इस सिचुएशन में अब आप समझदार हो गए हो कि जो प्रोग्राम हम बना रहे थे जिस मकसद से, उसको हम सीधे सीधे अब डिस्कस करना है। लुक एट दिस सिचुएशन। ये प्रोग्राम को इंडिपेंडेंटली मुझे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो पहली बार में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी 100%, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ नेम एट्रीब्यूट हैज वैल्यू मेन।
तो बेटा अगर मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करूंगा तो मेन के अंदर मेन ही, तो अगर मेन के अंदर मेन है तो उस केस में ये एक इनपुट लेगा नंबर का और उसके बाद में फिर फंक्शन को कॉल करेगा उस पैरामीटर के साथ। तो इसीलिए जब मैंने इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया तो इसने बोला कंडीशन गॉट सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, कंडीशन गॉट सक्सेसफुली सेटिस्फाइड, एक नंबर मांगा जो मैंने दिया और फंक्शन कॉल हो गया, उसका फैक्टोरियल आ गया 6, स्टोरी खत्म। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस मॉड्यूल को दूसरी जगह से इंपोर्ट करूं, ठीक है, तो इंपोर्ट करने के दौरान ये फंक्शन तो वहां उपलब्ध हो जाएगा, दैट इज फाइन, और इंटरप्रेटर इंपोर्टिंग के दौरान इसका एग्जीक्यूशन भी अटेम्प्ट करेगा, लेकिन क्या ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि उस समय नेम एट्रीब्यूट में नेम नहीं है, तब उस समय नेम एट्रीब्यूट के अंदर उस मॉड्यूल का नाम है MOD 002। तो इसीलिए when this module is imported somewhere else, तो during importing you will find that nothing will happen. In fact, अब ये जो enter नंबर आ रहा है ना, ये यहाँ का हमारे इस वाले केस का, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने दिया 5 और इसके बाद में ये प्रिंट चला और उसने वैल्यू दे दी 120। इंपोर्टिंग के दौरान नथिंग हैपेंड एक्सेप्ट इंपोर्टिंग अ फंक्शन, फाइन। तो दिस वे you handled a thing, you handled a situation जो मैंने शुरुआत में लिखा था, importing a module that has capacity to run as a script as well, एक ऐसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना जो अपने आप में स्क्रिप्ट की तरह खुद भी चल सकता है, राइट। तो इसी तरीके से आपने क्या करा, आपने एक ऐसे मॉड्यूल की ड्राफ्टिंग करी कि वो खुद तो सर्विस देता ही देता है, खुद तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, परंतु अगर उसे कोई दूसरा इंपोर्ट करना चाहे तो वो भी इंपोर्ट कर सकता है। तो फॉर दिस वी यूज्ड दैट एट्रीब्यूट, व्हिच एट्रीब्यूट? नेम एट्रीब्यूट, अंडरस्कोर नेम एट्रीब्यूट। क्या कहा था आपने थोड़ी देर पहले? ये करके देखते हैं। कुछ कहा था, हो गया। ये कहा था मैंने कि अगर वहां पे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट छोड़ दी जाएंगे तो क्या होगा, तो वो इंपोर्टिंग के दौरान एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, दैट्स इट। कोई डाउट है इसमें पूरे प्रोसीजर में जो भी हमने अभी तक पढ़ा सीखा मॉड्यूल्स के नाम पे? क्योंकि मॉड्यूल्स में इतनी वैरायटी काफी है जितना हमने सीखा था। हमने शुरुआत करी थी कहीं सिस्टम डिफाइंड मॉड्यूल्स है, बिल्ट इन, नॉन बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड में sys.path लिस्ट आ रही है, उसके अंदर भी तमाम कॉम्बिनेशन हमने देखे। इसमें कोई समस्या हो इस पूरे कॉन्सेप्ट में पूछ लो, क्योंकि नाउ वी हैव टू स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजेस, और वो भी आई एम थिंकिंग वी शुड बी स्टार्टेड टुडे और टुमारो। क्योंकि आई एम कंसर्न्ड अबाउट द अदर्स एज वेल। हाँ, उनको बोल रहा हूँ आज तो बोले आई एम को पूरा नहीं, वो ठीक यही रहेगा कि वी मस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो। और आया ना तो 2-3 लोग तो नहीं पूछे। मॉड्यूल्स में अगर कुछ और बात करनी हो आपको तो आप कर सकते हैं, मतलब कोई डाउट अगर हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट सारे?